Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. राजस्थान की सियासत का ये सुपर सैटरडे था। नीड़ का निर्माण फिर नए का आह्वान फिर है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। पुष्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरज रहे थे तो गुस्से में सोनिया गांधी लाल पीली हो रही थी। दोनों ही राजस्थान में थे। सोनिया गांधी 6 सालों बाद बीमार सोनिया गांधी बीमार कांग्रेस को फिर से खड़ा करने के लिए जयपुर पहुंची थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ललकारते हुए नजर आए पुष्कर में और कहा कि आज ही तो बीजेपी का गठन हुआ था और कमल पर बैठे ब्रह्मा की नगरी में कमल छाप लेकर आया हूं। देखिए, वक्त के हिसाब से आपका अप्रोच जो है, आपको हासिल करने की क्षमता जो है और हासिल करने के लिए जो साइकोलॉजिकल तरीका होता है वो बदल जाया करता है। सोनिया गांधी के भाषणों में जिस तरह से तीखापन था, नरेंद्र मोदी के भाषणों में कांग्रेस का उपहास था, तंज था और खुद के लिए भरोसा था। मगर दोनों ही नेता टक्कर के हैं। ये अलग बात है कि सोनिया गांधी लगातार 10 साल तक कांग्रेस को सत्ता में रखने के बाद आज घर को बचाने की जद्दोजहद कर रही हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बीजेपी के शासन को स्थापित करने के लिए फटकारे मार रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विधा का मैं कायल हूं। देखिए, जहां जाते हैं और जिस इलाके में जाते हैं उस इलाके के हिसाब से वो अपने भाषण को सेट करते हैं, वहां के लोगों के मूड को भांपते हैं। और मशीनरी देखिए जिस तरह से बीजेपी की है, माहौल नहीं भी रहे तो उसका परसेप्शन ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि ऐसा लगता है कि पुष्कर की सभा में अगर आप आए होंगे या देख रहे होंगे तो ऐसा लग रहा होगा कि मोदी एक विराट छवि के नेता हैं, और ऐसा दिख भी रहा था। मगर कांग्रेस के रैली के बाद कुर्सियां खाली होने की तस्वीरें देश भर में वायरल हो रही हैं। उसकी वजह भी है। देखिए, आपके अप्रोच में, मैंने कहा ना, अप्रोच में आपका अंतर आ जाता है। जो इलाका आप जीत रहे हो वहां न रैली करके बीजेपी के गढ़ विद्याधर नगर में प्रताप सिंह खाचरियावास के यहां आप सभा करते हैं तो फिर उस सभा में भीड़ लाने के लिए आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। संसाधन की कमी तो वैसे भी थी, मगर उसके बावजूद जिस तरह के हालात हैं कांग्रेस में, आप सोच रहे होंगे कि क्या सचिन पायलट का कद इतना बढ़ गया अचानक से आज कि अशोक गहलोत के बाद भाषण कराया गया, या फिर माजरा ऐसा था जिसे कह सकते हैं कि कांग्रेस सुधरती क्यों नहीं है। देश की जनता से अपेक्षा रखते हैं तो खुद में भी तो सुधार की जरूरत है। जो कुछ हुआ स्टेज पर बताएंगे, मगर शुरुआत कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से। वैसे आज यहां भी माइक खराब था और एक बार तो भजन लाल शर्मा के भाषण में ही माइक खराब हो गया। वो तो मोदी की जनता थी जो मोदी मोदी जय श्री राम करके इज्जत को बचा लिया, वरना आज माइक खराब ही रही पूरे भाषण के दौरान। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो समझिए कि किस मिजाज को लेकर आते हैं। वो घोषणा पत्र जो कांग्रेस ने कल जारी किया था उसे किसे जोड़ रहे थे? मुस्लिम लीग से जोड़ रहे थे और ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देश को पीछे ले जाने वाला है ये घोषणा पत्र, आगे ले जाने का कोई विजन नहीं है। मुस्लिम लीग से जोड़कर वो अजमेर और पुष्कर, जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, गैलरी को प्ले कर रहे थे जनता के बीच और कांग्रेस को लेफ्ट की कैटेगरी में रख रहे थे कि वामपंथी मानसिकता कांग्रेस में घर करती जा रही है। मगर इसके साथ ही वो एक डर भी पैदा कर रहे थे जनता में कि देखिए, ये भानुमति का कुनबा अगर इकट्ठा होकर सरकार बनाएगा और इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठा होंगे तो कोई इधर खींचेगा, कोई उधर खींचेगा और कोई अपनी तरह से सरकार चलाएगा तो फिर बहुत मुश्किल होगी सरकार को चलाने में। इसलिए एक पार्टी के शासन आने से बेहतर स्थिति होगी और देश उन्नति करेगा।
बाकी सारे मसले वो पुराने थे जो वो दोहराते आ रहे हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा आज जोर महिलाओं पर दिया। आज ये सोच कर आए थे कि महिलाओं को टारगेट करेंगे, और उसकी एक वजह भी है कि जब आप इमोशनल भाषण देते हो, भावनात्मक भाषण देते हो, तो सबसे ज्यादा भावनात्मक रूप से प्रभावित होने वाली महिलाएं होती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे। वो बता रहे थे कि महिलाओं के लिए हमने क्या क्या किया। फाइटर विमान उड़ाने से लेकर शौचालय बनाने की इज्जत घर तक पर वो बोल रहे थे। ज्योति मिर्धा और भागीरथ चौधरी, दो जाट नेताओं पर दांव लगाया है जो कि असफल हुए थे विधानसभा चुनाव में। ये एक साहस दिखाने का काम है बीजेपी का, और उनके लिए वोट मांगते हुए नजर आए। ज्योति मिर्धा को छोटी बहन कहा तो भागीरथ चौधरी को लोकसभा में अपना सहयोगी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे थे कि जो कार्यकर्ता हैं, जो छोटे कार्यकर्ता हैं, उनके साथ मिलकर दिखें, काम करते हुए दिखें। वो कांग्रेस पर ज्यादा अटैक कर रहे थे। हालांकि हनुमान बेनीवाल का न नाम लिया, न आरएलपी का नाम लिया, मगर वो बता रहे थे कि हम अगर अगली बार जीतेंगे तो क्या करेंगे। अब देखिए, विपक्ष जो भ्रष्टाचार को लेकर ये इतनी बड़ी रणनीति बना रहा है कि भ्रष्टाचार के नाम पर लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्कर की धरती से एक और घोषणा की, और उन्होंने कहा कि अगर मैं तीसरी बार सत्ता में आता हूं तो अगले 100 दिनों तक मेरा प्रहार भ्रष्टाचार पर अब तक जो किया हूं उसे 100 गुना ज्यादा होगा। तो समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्कर की धरती पर अपने 100 दिन के एजेंडे को रख दिया है, और कोशिश कर रहे थे कि इस तरह से माहौल जाए पूरे प्रदेश में कि 25 की 25 सीटें आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक वो फोकस कर रहे हैं उन सीटों पर जहां पर ऐसा लग रहा है कि उनके मेहनत करने से बीजेपी जीत सकती है, मुकाबले में आ सकती है। दूसरी तरफ अगर देखें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने जयपुर को चुना। जयपुर को क्यों चुना, इसके बारे में अगर सोचा जाए तो समझ में आता है कि जब आपका वक्त बुरा हो तो हर रणनीति आपकी गलत बनती है। अगर ये सीकर में होता, चूरू में होता, बाड़मेर में होता, नागौर में होता, दौसा में होता, सवाई माधोपुर में होता, भरतपुर में भी होता, तो मैं मानता कि वहां कांग्रेस फाइट में है। जयपुर शहर में कांग्रेस फाइट में नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। आप मुझे झुठला सकते हैं, मगर जमीन पर यह स्थिति है। और हारे का सहारा श्याम बाबा कह ही रहे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास। विद्याधर नगर में एक तो रैली की गई, मगर साहस देखिए सोनिया गांधी का। 6 साल बाद बीमार सोनिया गांधी लौटी और कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश कर रही थी। वो कह रही थी कि किस तरह से बीजेपी देश को खोखला कर रही है, और कार्यकर्ताओं को कह रही थी कि हताशा में उम्मीद जगती है। हताशा का माहौल है, मगर ये मौका भी है उम्मीद का। दीमक की तरह बीजेपी देश को खा रही है, इसे बचाइए। जिस तरह से वो कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी और जिस तरह से हमला कर रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि एक व्यक्ति देश से बड़ा हो गया है, और व्यक्ति जब देश से बड़ा हो जाए तो खतरा बड़ा हो जाता है। उस खतरे के लिए मैं आई हूं। वो बीमार थी, मंच के पीछे बैठी रही, जब उन्हें बोलना था तब जाके आखिर में मंच पर आई। मगर आज भी जो मंच पर हुआ कांग्रेस का, वो होना चाहिए था क्या? मुझे नहीं लगता है। देखिए, अगर देखने वाले देख रहे होंगे तो उन्हें लग रहा होगा कि आखिर गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद और प्रियंका गांधी से पहले सचिन पायलट का भाषण कराया गया, क्योंकि उनका कद अचानक से कांग्रेस में बढ़ गया है। मगर ऐसा था नहीं, और ऐसा करना चाहिए भी नहीं था। हुआ यूं कि जूली ने, या कोई रणनीति का हिस्सा था, मुझे पता नहीं, प्रदेश अध्यक्ष का भाषण कराया, अशोक गहलोत का भाषण कराया, मगर चतुर प्रियंका गांधी समझ गई कि खेल हो गया है। प्रियंका गांधी स्टेज पर ही एक व्यक्ति को बुलाती हैं और ये मैसेज भेजती हैं डोटासरा के पास। डोटासरा उठ के जाते हैं, प्रियंका गांधी बात करती हैं, अशोक गहलोत की तरफ इशारा होता है। शायद वो कह रही थी
कि अशोक गहलोत को कहिए छोटा भाषण हो और सचिन पायलट का भाषण होना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा शायद हस्तक्षेप नहीं करते हैं। उसके बाद वो लड़का जूली को कहता है, जूली प्रियंका गांधी से बातचीत करते हैं और फिर पुकारा जाता है सचिन पायलट का नाम। सचिन पायलट का नाम पुकारने के बाद जो माहौल बनता है वो आपने देखा ही होगा। इसी माहौल से डरते हैं क्या, पता नहीं। उन्हें लगता है कि अगर सचिन पायलट का नाम पुकारा गया और जो माहौल दिखेगा, पता नहीं दिल्ली के नेता देख लेंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर सचिन पायलट का कद बड़ा हो गया है इसलिए प्रियंका गांधी से पहले भाषण कराया गया है तो और अच्छी बात है, मगर जो कुछ हमें जानकारी मिली, अगर ऐसा हुआ है तो मुझे लग रहा है कि बुरे समय में आप बुरे फैसला ले लेते हो और फिर कहते हो कि जनता समझती क्यों नहीं है। अरे यही जनता है जो आपको यानी मनमोहन सिंह को 2 बार 10 साल तक प्रधानमंत्री रखी है। इस जनता के विवेक पर प्रश्न नहीं लगाना चाहिए। और यही मीडिया भी तो थी उस वक्त, जिस मीडिया को पानी पी पी कर कोस रहे हो आप। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को अपनी रणनीति ठीक करने की जरूरत है। लाल कृष्ण आडवाणी के बात मुझे बार बार याद आता है जब वो उमा भारती भरी मीटिंग में भड़क गई थी और माहौल खराब हो गया था। उसके बाद जसवंत सिंह को भी उत्तराखंड में होटल में नहीं घुसने दिया गया था बीजेपी के मीटिंग में। तो आडवाणी ने कहा था कि हमारा वक्त खराब चल रहा है और जब वक्त खराब चलता है तो इसी तरह से हालात बन जाते हैं। मुझे लग रहा है कांग्रेस का वक्त खराब चल रहा है, मगर वक्त खराब भी चल रहा हो तो सोनिया गांधी ने कह दिया है कि हताशा भरे माहौल में ही उम्मीद की किरण दिखाई देती है। इस उम्मीद के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने सीने में आग जलाएं और फौलाद की तरह काम करें। परिस्थितियां बदलने में देर नहीं लगती है, मगर ये समझेंगे क्या? कितने लोगों को ला सकते थे विद्याधर नगर स्टेडियम में आप? खाली कुर्सियां रहीं और पूरे देश में जग हसाई हुई। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप अगर लिस्ट को देखेंगे, उस लिस्ट को मैं आपको दे दूंगा, आप चेक करना। उस लिस्ट को ऐसा बनाया गया था कि जिसमें हमारे ही सपोर्टर सारे भीड़ लाने की जिम्मेदारी रखें ताकि माहौल हमारे पक्ष में रहे। मुझे लग रहा है कि इन छोटी छोटी मानसिकताओं से ऊपर उठकर जब परिस्थितियां विपरीत हो तो इकट्ठा होकर काम करने से ही घर दुरुस्त हो पाएगा। वरना राजस्थान में एक उम्मीद बंधी है और वो उम्मीद धराशायी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। चूरू और नागौर, अजमेर, जहां जहां जा रहे हैं फिजा बदल रही है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, कितना भी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोस लीजिए, बेहतर कम्युनिकेटर हैं। वो जानते हैं कहां जाकर किस नब्ज को छूना है, किसे कब कोसना है और कैसे कोसना है। इन सारे चीजों पर वो जिस तरह से तैयारी करते हैं, कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के रण को लूटते हुए दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस जनता को साधती हुई दिखने के बावजूद टूटती हुई दिखाई दे रही है। दोनों के अप्रोच में फर्क है और अप्रोच के में फर्क की वजह से ही रणनीति में समस्या पैदा होती है। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार। पुष्कर से शरद कुमार।